तो रोज की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब इसमें ए ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और डी ऑप्शन है गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राज्य के संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है। ठीक है, स्टेट के पास होता है संसाधनों का स्वामित्व। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो राज्य के जो संसाधन होते हैं, देश के संसाधन, उसका स्वामित्व निजी लोगों के हाथ में होता है। अब भारत में क्या है कि भारत में ऐसी व्यवस्था है कि इसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्सचर है। तो इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे निजी स्वामित्व और सार्वजनिक स्वामित्व, जिसे स्टेट गवर्नमेंट की स्वामित्व बोला जाएगा, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे उद्यम हैं जिसका मालिक, जिसका स्वामित्व राज्य के हाथ में है, स्टेट के हाथ में है, और बाकी यहाँ पे बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में है। तो जहाँ पे ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और जहाँ पे उन सभी संसाधनों पे, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे भूमि हो, चाहे जो भी इकोनॉमिक गतिविधि हो, अगर उसका स्वामित्व राज्य के हाथ में है तो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जैसे चीन को आप ले लीजिए। और एक और पूंजीवादी में क्या होता है कि स्वामित्व जो होता है वो निजी हाथों में होता है। जैसे आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तीनों के एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। मिश्रित मतलब अपना इंडिया हो गया, समाजवादी आप चाइना को याद रखिए, पूंजीवादी में आप अमेरिका को याद रखिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। अब ये जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसी को थोड़ा सा बदल के पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि भारत में जो स्वामित्व है, जो संसाधन होते हैं, जो आर्थिक संसाधन होते हैं, उन पे जो स्वामित्व है वो राज्य और व्यक्ति दोनों का हो सकता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो यहाँ पे राज्य और व्यक्ति दोनों की सुरक्षा करता है। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उद्यम लगाना चाहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है, तो इंडिया में अलाउड है कि आप कर सकते हैं, उसका स्वामित्व आपको मिलेगा, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा था, और अगर हम पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करते तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि जो राज्य के जो संसाधन है, प्राकृतिक आर्थिक संसाधन है, वो निजी लोगों के हाथ में चले जाएंगे और अमीर ज़्यादा अमीर बन जाएगा और गरीबों का भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया कि व्यक्ति के भी विकास की पर्याप्त संभावना हो और साथ ही साथ सरकार का भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में योगदान हो और स्वामित्व हो, जिससे कि गरीबों का कल्याण किया जा सके। इसीलिए यहाँ राज्य और व्यक्ति दोनों को हितों को ध्यान में रखा गया है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। तो यहाँ पे सी पार्ट सही आंसर हो जाएगा, व्यक्ति और राज्य दोनों। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। अब देखिए, देश की वृद्धि में आर्थिक तत्व आप समझ रहे, पूंजी संसाधन जैसे हो गया, डी, ये सही है, सही बात है। पूंजी संसाधन आर्थिक तत्व है, प्राकृतिक संसाधन भी आर्थिक तत्व है, शक्ति संसाधन जैसे पावर जनरेशन हो गया, ठीक है, जिससे पावर जनरेट होता है, जैसे जल विद्युत हो गए, और इसके अलावा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ये हो गया। तो और लेकिन जो ए पार्ट है सामाजिक व्यवहार, यह आर्थिक तत्व नहीं है, यह अनार्थिक तत्व है, मतलब नॉन इकोनॉमिक में ये आ जाएगा, ये वाला तत्व। तो सही आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता। यह बात सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दूसरा है उद्योग की प्रधानता, ये गलत है। यहाँ पे अगर सर्विस सेक्टर लिखता तो कुछ हद तक उसको सही माना जा सकता था। न्यून प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पे विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे देशों की तुलना में यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो यह भी सही है। तीसरा, वृहद बेरोजगारी, यह भी बात सही है कि भारत में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए कैसे। एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, तो एक खाद्य की कमी नहीं, खाद्य की कमी तो भारत में नहीं है, एक समय पे हुई थी,
ये 1960 1950-60 के आस में, मतलब 50 का दशक था, 1960 62 के आसपास में उस समय हुई थी। उसी समय हरित क्रांति शुरू हुआ था, तो खाद्य की समस्या तो अब नहीं है इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था में। बी ऑप्शन है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो यह बात सही है कि यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, जितना कि उसके तुलना में उद्योग कम है। ठीक है, एक व्यापार आधिक्य, तो व्यापार आधिक्य भी नहीं है हमारे यहाँ। एक पूंजी आधिक्य, पूंजी की भी कमी है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे ये बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, स्टेट पीसीएस ले लीजिए, इवन यूपी पीसीएस जिसको यूपी पीएससी बोलते हैं, उनके एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो गए हैं। और एसएससी का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद बीपीएससी हो गया और यूपीएससी हो गया। ये जो इन आयोग के द्वारा जो वन डे एग्जाम्स लिए जाते हैं, इवन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो उन सभी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी किताब या मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वहीं से लिए गए हैं। इसीलिए आपको थोड़ा लैंग्वेज आपको लग रहा होगा कि क्यों इतना जटिल है, तो क्योंकि ये पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, गलत। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, बिल्कुल सही। अब सार्वजनिक क्षेत्र का एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे रेलवे हो गया, तो रेलवे पे केवल गवर्नमेंट का स्वामित्व है। ये बात अलग है कि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस न करे, बिजनेस निजी हाथों में दे दे, केवल वो ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे रखे कि सभी लोग समान रूप से ट्रीट किए जाए बिजनेस की गतिविधि में, बस सरकार एक अंपायर की भूमिका निभाए, तो देश का तरक्की ज़्यादा होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों में, सार्वजनिक क्षेत्र में, वहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी, जो इफिशियंसी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप सरकारी नौकरी को देख लीजिए, जो सरकारी जो नौकरशाह होते हैं, उनका आप बिहेवियर देख लीजिए, और किसी प्राइवेट कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनका बिहेवियर देख लीजिए, तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें। तो यहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं साथ साथ। ठीक है, तो आप समझ गए, इसका बी पार्ट आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल सही, यह सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, यह भी सही है। निम्न आश्रित अनुपात, यह गलत है। आश्रित अनुपात बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे हमारा देश ले लीजिए, अल्प विकसित है, तो यहाँ पे एक कमाएगा तो उसके ऊपर 10 आश्रित होते हैं, समझ में आया? जबकि विकसित देशों में लगभग घर के प्रत्येक मेंबर कमाते हैं। तो और तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, यह भी गलत है। तो मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की यह विशेषता नहीं है। ठीक है, यह बाकी ये पहला दोनों विशेषता अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की है, और ये जो बाकी जो नीचे की दोनों हैं, ये विकसित अर्थव्यवस्था की बातें की जा रही है। जहाँ पे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वहाँ पे तृतीयक क्षेत्र की अधिकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तृतीयक क्षेत्र आप समझ रहे हैं ना? चलिए अब आगे आगे प्रश्न आएगा, अभी बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती है? उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही बात। पुनर्संरचना का मतलब अपने उद्योग में लगातार वो लोग इनोवेशन, बदलाव करते रहते हैं। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सके, यह भी सही है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र होगी, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से हमारा पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि कब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाए कोई नहीं जानता। परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है इकोनॉमिक क्षेत्र में, इसीलिए कारोबार की हमेशा पुनर्संरचना, उसमें इनोवेशन होता रहता है। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पूंजी संचय एवं तकनीकी ये है, जनसंख्या परिवर्तन ये भी है, श्रम विभाजन ये भी है। जबकि डी पार्ट, तकनीकीविद और नौकरशाह, इन लोगों का आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।